बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास। अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या अबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास। देखो, अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया NaCl का। NaCl हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया और हमने डेल्टा TB मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें बता रखा है, ठीक है, मतलब TB हमें बता रखा है, T0 भी हमें पता है क्योंकि एक्वस है तो वाटर है, ठीक है। अब हमें अगर इसका मास पता है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका इनको हम यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब ये थ्योरेटिकली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। अब इसको आप सोच के देखो कि जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है, क्या बनाता है, Na+ और Cl नेगेटिव। हम ये सोच रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन के अंदर एक आयन है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। देखो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो या तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे या डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब इसी का अगर हमें एग्जांपल लेके चलें तो हम ये सोच रहे हैं कि NaCl एक है, लेकिन NaCl ने तो ब्रेक करके कितने आयन बना दिए, 2, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, केस ऑफ डिसोसिएशन। केस ऑफ डिसोसिएशन। भाई जब सॉल्ट डिसोसिएट होता है तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स are not same as we are calculating theoretically। जो थ्योरेटिकली हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो सेम नहीं आएंगे जो हम एक्सपेरिमेंटली उनको देख रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि भाई NaCl जो है वो एक है, लेकिन NaCl ने टूट के कितने आयन बना दिए, 2, ठीक है। इन सॉल्यूशन 2 आयंस आर फॉर्म्ड। सॉल्यूशन के अंदर क्या बन रहे होंगे, 2 आयन। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी will not match theoretical value। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो मैच नहीं करेगी किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली अगर मैं इस केस ऑफ डिसोसिएशन को लेके चलूं तो आयन कितने आ रहे हैं, 2। थ्योरेटिकली हमने इसको कितना लेके चल रखा है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो रहे हैं। अब जो NaCl है, ठीक है, NaCl जो है इसका मास जो है वो होता है 58.5, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। तो थ्योरेटिकली जो मास है वो कितना है, 58.5।
कैलकुलेटेड जो है वो कितना है 58.5 है, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड का मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटली जो है वो 58.5 नहीं आएगा, क्योंकि Na अलग हो गया और Cl क्या हो गया अलग। एक्सपेरिमेंटली क्या आएगा, एवरेज मास। अब देखो यहाँ पे टोटल मास कितना है 58.5, टूट के कितने आयन बन रहे हैं, 2, तो 58.5/2 जब हम करेंगे तो ये आएगा 29.25। ये हमारे पास क्या हो रहा होगा, एवरेज मास आ रहा होगा। और एक्सपेरिमेंटली इस सॉल्यूशन का जब हम मास निकालेंगे तो वो कितना आएगा 29.25। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट मैच द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे ही बन सकता है एक केस ऑफ एसोसिएशन। अब देखो वो कैसे बनेगा। ठीक है, देखो हम एग्जांपल पढ़ते हैं उसका। मान लो कि अपने पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल, अब देखो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकती है और यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकती है। तो जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, डायमर। दिस इज डायमर। ठीक है, तो पॉइंट ये है, ऑन फॉर्मिंग सॉल्यूशन ऑफ any carboxylic acid it will form dimer in solution। जब भी हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या बना देता है, डायमर बना देता है किसमें, सॉल्यूशन में। अब देखो जो हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH 12 दूनी 24 16 दूनी 32 और 4, तो इसका जो मोलर मास है वो आ रहा है, वो आता है 60। ठीक है, तो भाई जब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड और जो थ्योरेटिकल मास है वो तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली मास फाइंड करते हैं, व्हेन फाइंडेड एक्सपेरिमेंटली, जब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं तो अब ये क्या बना रहा है, डायमर। तो डायमर का मतलब क्या है कि जो मोलर मास है ऑफ डायमर जो है ये कितना आ रहा होगा, 120। एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड भी लिखा मिल सकता है भाई। तो अब कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल मास जो है वो मैच नहीं करता भाई। हम तो थ्योरेटिकली पिक्चराइज कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के अंदर तो क्या कर रखा होगा कि रोड लगा रखी होगी, रोड लगाते हुए ऐसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बना रखा होगा। ठीक है, मान लो कि कंडक्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। अब कंडक्टेंस मेजरमेंट करते हुए जो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे आ रहा होगा हम तो वही देखेंगे। अब एक्सपेरिमेंटली तो दो जुड़ के डायमर बना चुके हैं। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं कि एक है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो गए। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूसेस टू हाफ। यहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रह जाएंगे, आधे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ रह रहे हैं, मतलब इफ पार्टिकल्स आर चेंजिंग, इफ पार्टिकल्स आर चेंजिंग, अगर पार्टिकल चेंज हो रहे हैं, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल चेंज। अगर मास चेंज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो भाई जो हम थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू काउंट करेंगे वो, और एक्सपेरिमेंटली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू काउंट करेंगे वो कभी भी मैच नहीं करेंगी। दिस इज कॉल्ड एज अबनॉर्मेलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मेलिटी। टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि अगर थ्योरेटिकली काउंट किया हुआ मोलर मास एक्सपेरिमेंटल काउंट किए हुए मोलर मास को मैच नहीं करता, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। होप कि आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट क्या है, कि इफ वैल्यू ऑफ मोलर मास फाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो हमने मोलर मास की वैल्यू फाइंड की है एक्सपेरिमेंटली, दैट इज ऑब्जर्व्ड इज नॉट मैचिंग, is not matching with calculated or theoretical value। अगर एक्सपेरिमेंटल मोलर मास की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू को मैच नहीं कर रही, दिस इज कॉल्ड एज abnormal molecular, दिस इज कॉल्ड एज abnormal molecular mass। तो इसी को हम abnormal molecular mass कहते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा मेथड जनरेट करना है कि एक्सपेरिमेंटल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर जाए, मैच कर जाए। अब देखो पॉइंट क्या है, नाउ we will use a term called as Van't Hoff's factor। अब हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यूजिंग दिस इट विल मेक वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम इसको यूज करेंगे, ये करेगा क्या कि वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, एक फैक्टर यूज करेंगे आई। वो क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैच करा देगा किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब देखो अपन ने करना क्या है, सबसे पहले तो हम आई को फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर आई है, ये हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल आएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर
मास। आई जो है उसको हम काउंट करते हैं नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड, अबनॉर्मल का मतलब है जो अलग है, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं और हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वल आता है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, या इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ, या कई जगह पे नॉर्मल भी लिखा मिल सकता है भाई, या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या ये आई जो है ये इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ आयंस और स्पीसीज आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन जुड़ने के बाद या टूटने के बाद कितने आयन बनेंगे, अपॉन नंबर ऑफ स्पीसीज टेकन इनिशियली। हमने इनिशियली कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं वो ले रखी हैं। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, हम आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अब NaCl टूट के कितने आयन बना रहा है, 2। हमने शुरू में कितने लिए थे, 1, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इफ 100% डिसोसिएशन। आप सोच के देखो कि NaCl टूट के कितने आयन बनाएगा, 2। हमने कितने लिए थे, 1, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब मास पे आ जाओ। नॉर्मल मास कितना होता है इसका, नॉर्मल मास तो 58.5 है। अब नॉर्मल का मतलब क्या है कि एवरेज लेके चलनी है, तो 29.25। यहां से भी काउंट करें तो आई की वैल्यू क्या आ रही होगी, 2 आ रही होगी। तो भाई आप ऐसे आई की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अगर एसोसिएशन की बात आ जाए तो आपने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2 जुड़ के 1 बनाएंगे एक्सपेरिमेंटली। हम थ्योरेटिकली कितने लेके चल रहे हैं, आप सोच के देखो, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितने होंगे। आप एग्जाम्पल लेके चलो, देखो 2 एसिटिक एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, डायमर। ठीक है भाई, अगर ये आपने 10 मॉलिक्यूल ले रखे थे तो ये कन्वर्ट होके कितने बनाएंगे, 5 मॉलिक्यूल। तो अगर आई फाइंड करना है तो आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन कितने हैं, 5। इनिशियल कितने ले रखे थे, 10। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। ठीक है, तो अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर डिसोसिएशन आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर आएगी किससे, 1 से। आई हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। फॉर एसोसिएशन आई विल ऑलवेज बी लेस देन 1। एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। इफ नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्योंकि मान लो कि शुरू में ही 10 लिए, टूटा ही नहीं ना जुड़ा है, तो 10 के 10 ही रहे, तो 10/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई की वैल्यू वहां से फाइंड हो जाएगी। अब चेंज क्या करना है, अब चेंज हमने ये करना है कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो हमने डेरिवेशन करे थे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आई से। देखो कैसे,
तो हमने पहला पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। करना क्या है, आई से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। चौथी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वाली पढ़ी थी, तो पाई वी इज इक्वल टू आई इंटू एन आर टी। तो चारों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कोलिगेटिव वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इस इक्वेशन से क्या होगा, दिस इक्वेशन विल मेक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू। ये क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मैच करा देगा किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू से। तो ये जो हमारे पास केस बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उससे देखो कि कैसे ये जो हम बात कह रहे हैं कैसे प्रूव हो सकती है। हम कोई भी एक सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम, लेट मैंने कर लिया कि 2% NaCl ही ले लो, 2% NaCl सॉल्यूशन है, और वो हमारे को ये कह रहा है हैज बॉइलिंग पॉइंट 100.2 डिग्री सेल्सियस। भाई हमारे पास 2% NaCl सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमने क्या करना है, मोलर मास निकालना है किसका, सोल्यूट का। अब देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। हम विदाउट आई एक बार वैल्यू निकाल रहे हैं, तो विदाउट आई डेल्टा टी बी अगर निकालें तो 100.2 माइनस 100 करोगे तो ये आ जाएगा 0.2। तो 0.2 इज इक्वल टू के बी कॉन्स्टेंट है इंटू मोलैलिटी में क्या निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू में क्या आएगा 1000। अब सारे फैक्टर सेम है। जब आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हम NaCl जो है इसका मास कितना लेके चल रहे हैं, 58.5। कितना, 58.5। अब एक्सपेरिमेंटल देखो, तो एक्सपेरिमेंटल में क्या हो रहा होगा, एक्सपेरिमेंटल में जो यहां से मास आ रहा होगा वो कितना होगा, 29.25, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिसोसिएट होकर क्या आएगी, एवरेज वैल्यू। अब मैंने क्या किया हुआ है, अब एक्सपेरिमेंटली मास ये आ रहा है, थ्योरेटिकली मास 58.5 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को, थ्योरेटिकल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आई से। तो अब मैं आई की वैल्यू अगर इसके लिए निकाल रहा था तो कितनी आ रही थी, 2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, 29.25। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी अपनी वो किसको मैच कर जाएगी, एक्सपेरिमेंटल को। एंड दिस इज द केस ऑफ हाउ टू सोल्व अबनॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब जो ये अबनॉर्मेलिटी आ रही थी इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो ये है। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आ जाए, यू हैव टू यूज दीज 4 इक्वेशंस। आपको ये चारों इक्वेशन ध्यान रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम इसी से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद पॉइंट ये है कि भाई जैसे मान लो कि ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। या आप ये कह सकते हो दीज विल नॉट डिसोसिएट, नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट,
ना तो ये एसोसिएट होंगे और ना ही डिसोसिएट होंगे, तो इनकी आई की वैल्यू आप कितनी लेके चलोगे? 1। इनकी आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। हम पढ़ते हैं कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रखी होगी। मान लो कि आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो जरूरी थोड़ी है कि सारा सोल्ट टूट जाएगा। मान लो कि आपने 1 मोल लिया, उसका आधा मोल टूटा, आधा तो अनडिसोसिएटेड रह गया। तो अब हमने ये देखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हम यूज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। तो फिर आई की जो वैल्यू है वो क्या आ रही होगी? तो अब देखो भाई, इसको आगे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट होफ्स फैक्टर आई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट होफ फैक्टर आई के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने नंबर ऑफ मोल टूटे हैं और कितने नंबर ऑफ मोल हमने लिए थे। मान लो कि कोई सोल्ट है, हम एक सोल्ट लेके चल रहे हैं, लेट ए इज एनी सोल्ट, ठीक है, और इसका हो रहा है डिसोसिएशन, ठीक है, इसका हो रहा है डिसोसिएशन। मैंने ये ले लिया इक्विलिब्रियम में। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये डिसोसिएट होके N1 नंबर ऑफ तो A1 बना रहा है, N2 नंबर ऑफ A2 बना रहा है, ठीक है। जैसे NaCl था, NaCl टूट के एक तो Na प्लस बना रहा था और एक Cl नेगेटिव बना रहा था, ठीक है। एक Na प्लस बना रहा था और एक Cl नेगेटिव बना रहा था, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे A1 क्या है? N1 की वैल्यू क्या है? 1 है। ऐसे ही A2 क्या है? Cl नेगेटिव, N2 की वैल्यू क्या है? 1 है। मैंने कोई सॉल्ट ले लिया A, ये डिसोसिएट होके ये बना के दे रहा है हमारे को, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने के बाद कितने नंबर ऑफ आयन जो हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो इसके अंदर हम n की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? 2 लेके चलेंगे। इसकी जगह पे मान लो ये आ जाता है Al2SO4 की थ्राइस। ये टूटता है जब, तो 2Al+3 के बनते हैं, 3SO4 2 नेगेटिव बनता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब देखो, लेट मैंने इसका 1 मोल लिया हुआ है, मैंने A का 1 मोल लिया इनिशियल में, तो ये 0 एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये कितना बनता है? अगर 1 की जगह C लिख लें तो ये बचेगा C माइनस C अल्फा। कितने टूट रहे हैं? हमने ये लिख दिया कितने टूट रहे हैं? C अल्फा। अब देखो, ये टूट के क्या बना रहा है? N1 नंबर ऑफ A1 बना रहा है। तो हम लिखेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? N1 इंटू C अल्फा, N1 इंटू C अल्फा। ये कितने बनेंगे? N2 इंटू C अल्फा, N2 इंटू C अल्फा। आप सोच के देखो ना कि जब ये टूटेगा, मान लो कि इसका 1 मोल टूटा, इसके 1 मोल से इसके कितने बनेंगे? 2 मोल, इसके कितने बनेंगे? 3 मोल। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? वो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी जितनी कंसंट्रेशन टूट रही है और उसके कोरस्पॉन्डिंगली। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन,
कितने आ रहे हैं, C माइनस सी अल्फ़ा प्लस N1 सी अल्फ़ा प्लस N2 सी अल्फ़ा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, सी अल्फ़ा कॉमन ले लिया, C माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा कॉमन लिया तो N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2 को अपने क्या ले रखा है, N, तो क्या आ जाएगा C माइनस सी अल्फ़ा प्लस N सी अल्फ़ा। ठीक है, अब इसके बाद C सब में से कॉमन आ सकता है, तो C इंटू N अल्फ़ा। तो अब आप क्या करो, पहले इन दो को एक कर लो, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं C माइनस, मैंने ना यहाँ से C अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो C अल्फ़ा कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा N माइनस 1, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस जाना चाहिए, तो 1 माइनस N। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C माइनस ये C माइनस सी अल्फ़ा प्लस दैट, तो ठीक है C माइनस सी अल्फ़ा N, यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं। ठीक है, प्लस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे C अल्फ़ा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो N सी अल्फ़ा प्लस का माइनस सी अल्फ़ा ये आ जाएगा, तो ये बन गया अपने पास। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन ये था। आई हमने क्या ले रखा था, नंबर ऑफ आयन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल टेकन। हमने इनिशियली कितने लिए हुए थे, तो भाई क्या आ रहा है यहाँ पे C प्लस C अल्फ़ा इंटू N माइनस 1 अपॉन C, तो C कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा C इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू N माइनस 1 बाई C से C कैंसल, तो I किसके इक्वल आ रहा होगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू N माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे वेंटो फैक्टर की वैल्यू ये आ रही होगी। आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज द डेरिवेशन फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड केस ऑफ आई। अब अगर अल्फा की वैल्यू वो आपसे पूछ ले तो ये आई इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आई माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 जो है ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा के। ठीक है, यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा। तो भाई ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसकी जगह पे अगर हम मास रखें, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मास भी पुट कर सकते हो। तो जस्ट अभी फॉर्मूला जो है वो आपके पास बन रहा है कि भाई I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू N माइनस 1, और ये I माइनस 1 अपॉन N, अल्फ़ा जो है I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप I की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक केस था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई, अब मान लो कि वो हमारे को ये कहते हैं एग्जाम्पल में कि BaCl2 इज 40% डिसोसिएटेड, BaCl2 है और जो 40% टूटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अल्फा कितना है, 0.4 है। 1 में देखें तो 100 में तो 40 है, 1 में कितना आएगा 0.4। अब इस केस के अंदर देखो हमने क्या निकालना है, I निकालना है, तो 1 प्लस अल्फ़ा 0.4। अब ये टूटने के बाद कितने आयन बनाएगा, देखो BaCl2 जब टूटेगा एक बेरियम प्लस 2 का बनेगा, 2 Cl नेगेटिव बनेंगे, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8 विच इज इक्वल टू 1.8। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ रही होगी 1.8। तो जब केस ऑफ डिसोसिएशन बनेगा तो आपको वो टर्म यूज़ करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस है वो हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम एक टॉपिक रहता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो पढ़ के इसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ये यूनिट का लास्ट है, तब तक आप पढ़ के इसको रिवाइज करो। थैंक यू।